initially these people, they come and they check your cranes, which we will see in cargo work also. As a duty officer, you have to ensure that your cargo gear is absolutely in good condition. अब वो दिन चलेंगे कि you go to the ship, you bring your ship to the port, and the stevedores जो किनारा के आदमी है, they are going to work on your crane without knowing कि whether this crane is okay to work or not, safe है कि नहीं है. Most of the ports, these people, उनका जो safety department का बंदा आएगा, he will check all your cranes, are they okay condition or not. And then you see they check all the sheaves, everything is working properly. Then only they will ask their stevedore men कि हाँ भाई okay, this gear is okay, now you go and start working. So timber में especially the cargo is being loaded by shore people, so they load, they check in good condition. So many ports, hatch covers are opened by, say, in US and Canada. The crew open close hatch covers. In US, the stevedores sometimes open hatch cover. They say no. And once they check their cargo gear, then आप अपनी cranes को touch नहीं कर सकते. अगर आपने touch किया, again those people will come and do the inspection. अब आपकी timber जो है, lot of ports in Canada and all, timber comes by the rivers like these bundles. एक टग उसको खींच के ले आएगा alongside, and these bundles then they load onto your ship. So timber carrier is basically like a handy size bulk carrier. उसके अंदर normal holds, आपने cleaning की है. Then under deck loading, very simple, that they keep loading these bundles. जो वायर से बांधे होते हैं, बाद में वायर्स को काट भी देंगे उसको even करने के लिए. So this is how the under deck loading starts. So you know hold preparation, आपने पढ़ लिया है. Now you are going to be a duty officer. अब ये नहीं है कि अब आपका काम आपने ही प्लान करना है, आपने ही करना है, आपने ही सब कुछ लिखना है. आज से पहले तो somebody else was thinking, अच्छा भी यहाँ पे जाओ, ये करो, ये देखा, ये क्या हुआ. अब आप देखते हो, नहीं देखते हो, कुछ गड़बड़ हुई, you are answerable. कार्गो प्लान नहीं फॉलो हुई, तब आप आंसरेबल. अंडर डेक लोडिंग, अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ लॉग्स. बेसिकली यू हैव आपका होल्ड नंबर 1. नो, यू कैन नॉट कट द कार्गो कि हाँ जी हम इसको लेवल करें. नो, जो भी कार्गो आपको दिया है, अब यहाँ पे आप क्या क्या प्रिकॉशन लोगे, आपके मन में क्या आता है. एनीथिंग विल यू केयर, एनीथिंग विल यू लुक आफ्टर, एनीथिंग विच यू विल टेल द स्टीवर्ड्स, किस चीज़ का ध्यान रखोगे. Damages. Okay, one is damage. खाली जगह नहीं बचनी चाहिए. Yes, ठीक है. तो सबसे पहले क्यों खाली जगह नहीं बचनी चाहिए. अभी थोड़ा बहुत तो ठीक है स्पेस हो सकती है, बट व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट, व्हाई देयर शुड नॉट बी एनी. कार्गो शिफ्ट होगा, मैक्सिमम लोडिंग कम कार्गो कैपेसिटी रहेगी फिर. करेक्ट. सबसे पहले तो है कि हमने इसको फुल करना. अगर बीच में मैंने गैप छोड़ दिए या कोई ये नीचे में रख दिया और 2 के ऊपर डाल दिया, नीचे में गैप रह गया, तो नेचुरली हम कार्गो उतना लोडिंग जो कम होगी, इजंट इट. स्पेस वेस्ट होगी. और भी हम करने वाले हैं इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे. सो आई थिंक टुडे वी आर डूइंग टिम्बर. आई थिंक एक आधा हैवी लिफ्ट वगैरह के बाद वी विल स्टार्ट विद द स्टोवेज न्यूमेरिकल्स. देन वी विल सी द स्टोवेज का पर्पस क्या है. अभी ऑफिसर का मतलब ये तो है नहीं, ऑफिसर और एबी में फ़र्क है. अगर कोई खाली देखने के लिए ही खड़ा होना है, या अगर मैंने इंस्ट्रक्शन किसी ने मेरे को कहा कि अच्छा भाई वहाँ पे जाओ ये करो, वो तो एबी भी कर सकते. अब मेरे को अपना दिमाग भी लगाना है कि हाँ यार ये कार्गो लोड हो रहा है. वेरी राइटली यू सेड, वन थिंग इज द कैपेसिटी, लोडिंग कैपेसिटी. सेकेंड, कार्गो कैन शिफ्ट. अगर स्पेस होगी, कार्गो एट सी विल ट्रैवल ना. क्या मेरे हैच कवर जो है वो बंद भी हो जाएंगे. ये तो है नहीं कि आपने ऊपर लोड कर दिया, हो सकता है हैच कवर ना बंद, ये प्रॉब्लम आ जाएगी. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर, ये वायर काट देंगे उसको ले. डिस्चार्जिंग जो है इसकी, देखो अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैब. वो बेसिकली इस लाइक जैसे आपकी 5 उंगलियां हैं, देखो हाइड्रोलिकली 4-5 लॉग्स को इकट्ठा उठाता है. इस लाइक हाइड्रोलिक, जैसे आप एक तो आपने ग्रैब देखे हैं जो बल्क कैरियर्स पे होते हैं, उस टाइप के नहीं है. दूसरे ग्रैब होते हैं जिनमें कि बेसिकली इस लाइक का, जैसे कहते हैं ना आपका एक स्कॉर्पियन होता है ना, जैसे उसकी बिच्छू की तरह, उस टाइप का ये हाइड्रोलिक ग्रैब होता है. तो 4-5
इसको लॉग्स को इकट्ठा पकड़ेगा और उठा के ग्रैब कर देगा। वायर तो वैसे भी उन्होंने काटनी है, पूरे के पूरे बंडल तो उठाएंगे नहीं, बिकॉज दे डिस्चार्ज विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैब। Nobody is going to go and again hook these bundles. स्पेस भी है यहाँ पे, आप अथॉर्डशिप भी कई बार लोड करते हैं। सो टिम्बर यू कैन लोड अथॉर्डशिप, बिकॉज लकड़ी से कोई शिप साइड डैमेज नहीं होने वाली। बट इफ यू आर लोडिंग स्टील रेल्स एंड ऑल, देन वी डोंट लोड अथॉर्डशिप। तो स्टील रेल्स, बिलेट्स, पाइप्स जो हैं कैरियर का ग्रैब है, नॉट विद दिस, इस ग्रैब से नहीं डिस्चार्ज करते, और डिफरेंट टाइप का ग्रैब होता है। तो अब ये देखिए आपकी सारी की सारी उसने होल्ड फुल कर दिया, ठीक है, थोड़ी बहुत स्पेस रहती है, कुछ नहीं होगा उससे। अब आपने हैच कवर बंद करना है, तो ये क्लियरेंस भी आपको देखनी है कि कहीं जो लॉग लोड किए हैं, कहीं मेरा हैच कवर तो नहीं रास्ते रुकेगा। लाइक यू आर लोडिंग हाई क्यूब्स इन द कंटेनर शिप्स, आपने ज़्यादा हाई क्यूब लोड की, हमने पूरा कर लिया। अब आपकी डेक पे लोडिंग आ जाएगी। डेक लोडिंग के लिए व्हाट वी विल डू, तो थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ऑल द कीप इट रेडी, क्योंकि एक बार डेक लोडिंग हो गई फिर आपको ये लैशिंग, बिकॉज वी टेक द लैशिंग ऑन द मेन डेक आइज। ये जो आपकी मेन डेक है पोर्ट एंड स्टारबोर्ड साइड पे, यहाँ पे आइज रहती है, इससे हम पहले ही लैशिंग वायर ऐसे लगा के ऊपर उठा के रख लेते हैं। एंड जैसे जैसे कार्गो लोड होता है, एंड देन वी कीप ऑन लिफ्ट टेक इट अप। दीज आर कॉल्ड द अपराइट्स। अब नॉर्मल कंडीशन में लोडिंग टाइम में हम इनको नीचे सुला के रखते हैं, एंड बाद में विद द क्रेन, so they are all interconnected, एक को उठाया और सारे, but they are very heavy, it's a dangerous operation, so it's not that easy, so bosun and all they got to be very very careful। जब इनको इरेक्ट करना है फिर अपने सॉकेट में, they are like a hinge की तरह है, सॉकेट में डालेंगे, वहाँ पे you put the pin and it gets locked into that socket, so these are called the uprights, जो आपकी दोनों पोर्ट हैं। now you are coming to the deck loading। तो अब आप ये देखिए, लॉग्स आर स्टोर्ड इन द वेल्स। नाउ दीज आर नॉर्मली नोन एज, इट इज़ लाइक अ टर्म इज यूज्ड। आपकी जो डेक है इसे वेल कहते हैं, क्रॉस डेक है वो भी उसे भी वेल कहते हैं, पीछे भी है बिटवीन द हैच कवर्स, आफ्टर ऑफ द हैच कवर्स, सो दीज आर कॉल्ड द वेल्स। लॉग्स आर स्टोर्ड इन द वेल्स, अपर डेक एरिया बिटवीन स्टॉन्शंस एंड हैच कॉमिंग फर्स्ट। सो पहले ये एरिया को भरेंगे मेन डेक पे, इसको फिलअप करेंगे, हैच कवर के लेवल पे आएंगे, दीज आर योर हैच कवर्स। तो अब आपको ये प्रिकॉशन पता होनी चाहिए एज अ ड्यूटी ऑफिसर। ये तो है नहीं कि आप अगर किसी कैबिन में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, और बाद में उन्होंने लोडिंग कर दिया, देन यू रियलाइज हो हैच कवर तो यार प्लीट तो लगा ही नहीं, बैटन डाउन तो किया ही नहीं, देन यू गॉट नो स्पेस, उसके बाद नहीं कर सकते। फिर एक बार फुल हो गया तो गया। ये इसको भरेंगे, देन दे विल कम ऑन डेक, बांध के रखी हुई है नीचे आइज पे, एंड आप उसको ऊपर ऊपर उठाते जाते हैं। So this is how your uprights will look। दोनों तरफ ये देखा डेक आपको पे, दिख। ये डेक पे इस साइड पोर्ट टू स्टारबोर्ड अगर लॉक्स लगाएंगे तो मतलब फॉरवर्ड जाने में है या फिर कुछ? या ऑफ कोर्स हम कार्गो के ऊपर से जाते हैं। ओके सर, थैंक यू। We can walk on top of the cargo, isn't it? So until unless if you have a space, if something like under deck passage है तो ठीक है, नहीं तो you can walk over the cargo। तो अभी आप देखोगे जैसे जैसे आप लोडिंग कर रहे हो, अब आपकी लोडिंग शुरू हो गई, सो यू नो यहाँ पे भी स्पेस, वेरी राइटली आप अंडरस्टूड कि स्पेस भी नहीं वेस्ट होनी चाहिए, कार्गो में गैप भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज कार्गो जो है वो लैशिंग लूज हो जाएगी, शिफ्ट करेगा, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। अभी आपकी क्रॉस डेक्स हैं, क्रेन हाउसेस हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे आपकी सारी साउंडिंग पाइप्स, एयर पाइप्स जो भी हैं वो बीच में बनाई होंगी, सो यू कैन ईजिली गेट डाउन हेयर, क्योंकि क्रेन के लिए लैडर होगी, उस लैडर से आप इस एरिया में जा सकते हो, साउंडिंग ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। अब आपकी लैशिंग शुरू हो जाएगी जैसे जैसे कार्गो ऊपर आता जाएगा। हाँ जी, तो प्रीवियस स्लाइड में जो राइट फोटो थी उसमें द कार्गो वाज फ्लोटिंग ऑन वाटर, पानी में डाल रहा था। अब क्या हो गया, कार्गो पानी से तो होता है, रिवर में लॉग्स को बांध के छोड़ देते हैं, एक टग उसको खींचता रहता है बस। अच्छा ओके सर। तो लॉग्स को तो एक्चुअली अगर आप देखिए, आई डोंट नो अभी आप सब शहरों में रहते हो, इस लकड़ी की पानी में डालना इसे कहते हैं सीजनिंग। इस लकड़ी की अगर क्वालिटी को अच्छा करना है, अब ये बेसिकली जो है पाइन ट्रीज है, इसके अंदर लॉट ऑफ ऑयल इज देयर,
और ये जब तक इसके अंदर ऑयल होता है, अपना नेचुरल ऑयल है, अगर आपने इस लकड़ी को काट के फर्नीचर या दरवाजे बनाए तो सब टेढ़े हो जाएंगे। तो लकड़ी को पहले ये तेल को सुखाना पड़ता है। तो कैसे सुखाते हैं उसे? दे विल पुट इट इन वाटर, फिर इसको उठा के धूप में रखेंगे, फिर सूख जाएगी, फिर वापस पानी में डालेंगे, फिर सुखाएंगे, फिर पानी में डालेंगे। दिस इज कॉल्ड द सीजनिंग। तो जितनी ये लकड़ी सीजन होती जाएगी उतनी ये महंगी होती जाएगी, समझे? पानी में कुछ नहीं होता लकड़ी का। अब आपकी ये, अब पहले ये समझ लीजिए, आप फोटो बाद में लेना, ठीक है? और आपकी ध्यान अपने कैमरे में या व्हाट्सएप पे रहा, फिर आपको ये सो अब आपकी जैसे जैसे कार्गो ऊपर आएगा, सो यू स्टार्ट डूइंग दिस लैशिंग। सो ये जो लैशिंग है, पहले हाफ हाइट पे यू पुट दिस इज कॉल्ड द हॉग वायर। हॉग वायर क्या करती है? इस अपराइट से दूसरे अपराइट को, दोनों को आपस में ज्वाइन करना अपने सिर्फ। तो कार्गो हाफ हाइट पे आ गया, तो यहाँ पे मैं एक आपकी इस वायर है, इसके यहाँ पे एक आई बनी होगी, इसको शैकल के साथ यहाँ पे बांध देते हैं। Similarly on the other side with the upright, and we just lay this wire like this। इसको बीच में कोई टर्न बकल कुछ नहीं डालना, बस इसके ऊपर और कार्गो आना है। सो ये बेसिकली दोनों अपराइट को आपस में बांधेगी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द हॉग वायर। सो सबसे पहले लैशिंग आपकी हॉग लैशिंग या हॉग वायर्स, आप इसको डालना शुरू करेंगे, इनको ज्वाइन करो। ये आपका लैशिंग मटेरियल। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज वायर, शैकल्स। सो दीज आर द अपराइट्स। द शिप इज ब्रांड न्यू शाइनिंग, बट थोड़ी देर के बाद ये सब, अगर आप इसको मेंटेन नहीं करोगे तो ये सारा रस्टेड गंदा दिखेगा। फिर आपके जहाज के ऊपर जो भी आएगा वो कहेगा यार क्रू इज यूजलेस, दे कैन नॉट मेंटेन द शिप। सो ये सारा इक्विपमेंट बेसिकली लैशिंग वायर्स, ऑल दीज wires have to be tested, turnbuckles, all everything is tested। तो इसके सब सर्टिफिकेट हैं, यू मे हैव रिसीव्ड। सो दिस इज योर हॉग लैशिंग। सो आपने जो स्केच भी बनाना है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल स्केच। हाफ हाइट पे जब कार्गो आ जाएगा, आधी हाइट पे, तो हम एक अपराइट से दूसरे अपराइट में जस्ट हैंड टाइट वायर कर देंगे, इसके ऊपर और कार्गो लोड होता जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ये जो अभी आपने टिम्बर लोड किया था, तो सर ये हमने फोर एंड हाफ प्लेस कर रखा है, तो इसमें सर हो सकता है चांसेस है कि अगर शिफ्टिंग से या रोलिंग से ये थोड़ा शिफ्ट हो जाए, तो सर हम इन्हें अथवार्ड शिप भी प्लेस कर सकते हैं? नो नो नो, वी नॉर्मली लोड फोर एंड हाफ। अथवार्ड शिप तो बच्चे आपकी रोलिंग ज़्यादा होती है ना। सब तो आपने फोर एंड हाफ लोड किया है, तो फोर एंड हाफ की जितनी मर्जी रोलिंग होगी तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। चलो आगे देखेंगे। तो आपकी ये देखिए हॉग वायर जो है, इट इज़ पासिंग लाइक दिस हाफ वे। ये आपकी मेन डेक आ गई, हैच कवर। इफ यू आर लुकिंग एट द शिप फ्रॉम फॉरवर्ड और आफ्ट, तो ये आपकी लैशिंग जो ऐसे दिखेगी। एंड जब फाइनली आपने कार्गो को लोड करना है, तो इसको थोड़ा सा क्राउनिंग करना है, ठीक है? सो यू हैव टू टेल दिस पीपल, दोज पीपल आल्सो नो, बट यू आल्सो हैव टू सुपरवाइज अलॉन्ग विद योर टीम कि भैया इसको थोड़ी क्राउनिंग कीजिए। क्यों? ताकि जब आप लैशिंग वायर आपकी यहाँ से चल रही है, ये लैशिंग वायर यहाँ से जाएगी, सो इट शुड बी टचिंग द एंटायर कार्गो। अब ये कार्गो बीच में से अगर नीचे हो गया या लेवल हुआ, फिर तो लैशिंग यही जाएगी, बीच वाले कार्गो को लैशिंग वायर पकड़ेगी नहीं, सो दैट कार्गो कैन मूव, इजंट इट? बट अगर हम इसको ऐसे क्राउनिंग थोड़ी शेप दे देते हैं, देन ये कार्गो कहीं मूव नहीं कर सकता। तो फाइनली इट लुक्स लाइक दिस, कि आपकी ये वायर्स हैं, दिस इज कॉल्ड अ विगल वायर। सो ये अपने चेन्स भी हैं जो कि आपकी मेन डेक से आ रही है। मेन डेक से ऊपर चेन है, सेंटर में आपने एक पोर्ट साइड से आ रही है, एक स्टार्बोर्ड साइड से, और यहाँ पे आपने टर्न बकल बीच में लगा दी। ये आपकी विगल वायर और ड्यूल कंटिन्यूस वायर जिसे कहते हैं। इसके आगे मैंने यहाँ पे ये स्नैच ब्लॉक लगा दिया, एंड फिर ये वायर लाइक अ शू लेस, जैसे आप शू लेस बांधते हो उस तरह से ये वायर को बांधा जाता है। ये आपकी दिस इज कॉल्ड द फुट वायर, ये नीचे से आ रही है। मेन डेक से फुट वायर आएगी, यहाँ पे मैंने
स्नैच ब्लॉक लगा दिया, ये भी स्नैच ब्लॉक स्नैच ब्लॉक स्नैच ब्लॉक। सिमिलरली इस तरफ भी फिर मैं एक वायर लेता हूँ, उसको इसमें से लाइक दिस ऐसे पिरोते हुए हम चले जाते हैं। तो दूसरी क्रिस क्रॉस दूसरे स्नैच ब्लॉक से जैसे शू लेस बांधते हैं, एंड फिर उसके जो एंड है उसको आप क्रेन से टाइट करोगे तो ये सारी की सारी लैशिंग जो है ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगी। ये देखिए आई ना शू लेस की तरह, एक वायर इधर से इधर जा रही है, दूसरी इधर से इधर क्रॉस होती हुई। सो दो एंड उसके यहाँ पे आ जाएंगे, दो एंड आपने मेक फास्ट कर दिए, दो एंड आप इसको क्रेन से किसी तरह से भी टाइट करके, सो यू हैव द सिस्टम देयर। फिर आप उसको टर्न बकल से या कहीं पे डेक पे बांध देते हैं। सो साइड से अगर आप देखोगे योर शिप लुक्स लाइक दिस ब्रिज फ्रंट पे। सो सम टाइम आई यूज्ड टू मेक अ स्टेप्स, मैं यहीं पे स्टेप्स बनाता था कि हम यहाँ से खड़े होकर इसको थोड़ा पीछे करते गए, एंड देन यू कैन क्लाइंब ऑन टॉप ऑफ द कार्गो। अदरवाइज यू मेक अ लैडर, चाहे वो एल्यूमिनियम लैडर हो कुछ भी हो, उसको आप यहाँ पे रखिए एंड देन यू कैन गो ऑन टॉप ऑफ द कार्गो, एंड उसके ऊपर आप आराम से चल के जा सकते हो। ऑफ कोर्स समटाइम इट इज स्लिपरी, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कार्गो you are carrying, type of logs you are carrying. Then there are special boots, overshoes जिसे हम कहते हैं, studded boots, spikes type होते हैं। आप अपने सेफ्टी शूज के ऊपर उसको पहन लेते हो, and then you use. So if you look at from the side, your ship is, it looks like this, fully loaded. ये आपके uprights, इनका भी distance 3 meters apart, it should not be more than 3 meters apart. एंड बीच में ये फिक्स एच एंगल भी रहता है, ये फिक्स रहेगा, इसको आप नीचे लोअर कर सकते हैं। और जो आपने वायर्स बांधनी है, जो फुट वायर्स है, वो यहाँ से जाएंगी, ये नीचे डेक पे आइज होती हैं, इनके ऊपर हम पहले से ही बांध के, ये आपका बुलवर्क आ गया, तो यहाँ पे थिक पैड आइज आर देयर। सो लोडिंग से पहले हम यहाँ पे अपनी लैशिंग वायर रख देंगे। तो आप एक लैशिंग वायर लीजिए, दो आइज हैं उसकी, आई टू पुट, एक आई यहाँ पे लगा ली, एक आई यहाँ पे लगा ली, और लूप बन गया, उसको हीविंग लाइन से ऊपर उठा के रख लिया, एंड फाइनली उसको ऊपर उठाते हुए ले गए, स्नैच ब्लॉक लगाया एंड व्हीगल वायर लगा दी। या फिर एक्स्ट्रा लेनी है तो एक्स्ट्रा आइज हैं, तो यहाँ से एक चेन ली, आजकल चेन भी अच्छी है, चेन इज़ वेरी इजी, तो उस चेन को ऊपर लीजिए, बीच में टर्न बकल लगा दीजिए। So this is how your actually basically the ship looks like that and how the loading is done. कितने दिनों में होती थी सर फुली लोडिंग? दो दिन सर, 2 या 3 दिन, और क्या। तो 2-2 3-3 गैंग काम करती है। So they will lift this, पूरा का पूरा बंडल उठाएगा इसको। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ शिप, छोटा शिप है तो एक दिन में भी कर देंगे, बड़ा है तो मैक्सिमम 2 या 3 डेज, 3 डेज में पूरा कर देते। लैशिंग को टाइम लगता है। फाइनली योर शिप लुक्स लाइक दिस। ये आपकी ये है, ये फुट वायर्स, ये नीचे से आ रही हैं डेक से, एंड ये आपकी ड्यूल कंटिन्यूस वायर। सर इसकी लैशिंग शोर स्टाफ करता है या शिप स्क्रू? अभी देखिए बच्चे जी, अब जो आपने देखा, आई होप नाउ यू गॉट अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस कार्गो लुक्स, हाउ द लोडिंग इज डन, इजंट इट। किताब से हम पढ़ते रहें तो नहीं समझ आता, बट आई होप यू कुड अंडरस्टैंड विद दिस स्लाइड्स, इजंट इट। थोड़ा तो समझ आया कि टिम्बर क्या होता है, कैसे लोड होगा, कैसा दिखता है। यस और नो? यस सर। टैंकर भी किए हैं, तो यू कैन ऑल्सो मेक आउट कि यस, अच्छा काम तो हर शिप में है। तो इट इज़ हाउ यू प्लान, हाउ द ऑफिसर्स प्लान, कि हर काम प्लानिंग से होता है। काम तो डे नाइट चलता है, बट ये तो है नहीं कि एक बंदा लगा हुआ सुबह से शाम तक या दूसरे दिन तक वो थक जाए। सब कुछ अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। नाउ यू गोइंग टू बी द ड्यूटी ऑफिसर, यू हैव टू सी दीज थिंग्स कि हाँ यार कौन क्रू कितने बजे से कर रहा है, थका तो नहीं है, चाहिए भी है। ये भी नहीं कि आप ऑफ दे दिए, कार्गो बंद कर दो। अब लैशिंग आपने देखा है, साथ साथ ही करनी है। आप जैसे जैसे लोडिंग हो रही है, साथ साथ लैशिंग भी होगी। हाफ वे आपने वायर्स लगानी है, अगर बीच में वायर नहीं लगाई तो कार्गो रुक जाएगा। चलो ये तो था, अब थोड़ी सी इसकी थ्योरी। There continues to be a steady incident of timber deck cargoes being lost overboard, sometimes with catastrophic result for ship and crew.
अगर ये कार्गो ठीक से सिक्योर नहीं किया, नहीं इसको लोडिंग की, इट कैन इवन कॉज अ शिप टू गो डाउन। कार्गो भी गया, शिप भी गया, लाइफ भी गई। सो इट इज देयरफॉर मोर इम्पोर्टेंट देन एवर टू एंश्योर कैरेज, स्टोरेज एंड सिक्योरिंग ऑफ टिम्बर कार्गोज डू नॉट फॉल शॉर्ट ऑफ एनी एक्सेप्टेड कोड। इसीलिए आपका CSS कोड, CSM इसके ऊपर भी रहेगा, कार्गो सिक्योरिंग मैनुअल। उसके अंदर भी पूरी प्लान्स, यही वाली प्लान दी होती है कि ऐसे ऐसे आपने लैशिंग लेनी है, कितनी मोटी वायर से लेनी है, सब चीज़ इसके अंदर लिखी होती है, including IMO cargo securing manual. So all these guidelines we have to follow. तो ये आपका टिम्बर डेक कार्गोज, द कोड ऑफ सेफ प्रैक्टिस फॉर शिप्स कैरिंग टिम्बर डेक कार्गोज 2011 इज द लेटेस्ट एडिशन। इसके अंदर सारा कुछ दिया हुआ है। चलो, एटलीस्ट आई हैव रिटन हियर द कंटेंट्स। इसके कंटेंट्स क्या हैं? सो बेसिकली यू डोंट नीड, बट यू शुड हैव अ नॉलेज कि यार कार्गो के लिए कौन से कोड हैं, उन कोड के अंदर दिया क्या होता है। इफ आई नीड एनी इन्फॉर्मेशन, I should know which book to refer, isn't it? So code of safe practice for ships carrying timber cargo was first developed in 72, फिर revision 78, then 91 and latest is 2011. So every day they keep, इसके अंदर उन्होंने सारी कैलकुलेशन की होती कि इतना कार्गो है, इसको लैशिंग के लिए कितनी वायर चाहिए, कितना स्ट्रेस आएगा, कितना, सारी कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं है। बट वट एवर इज रिकमेंडेड कि भैया ये वायर ऐसे लगानी, ये वायर ऐसे लगानी, इतने साइज की वायर, दिस इज व्हाट इज योर जॉब। सो यू हैव टू सी दिस। यानी कि आपके सामने वायर लगा रहा, टूटी हुई वायर या रस्टेड है, कोरोडेड, देन व्हाट इज योर यूज। सो ये चीज़ें आपने देखनी कि हाँ भाई, कार्गो प्लान में उसने कहा है भी इतनी 19 mm या 20 mm की वायर होनी चाहिए। तो क्रू जो लैशिंग ले रहा है वो कोई 12 mm या 14 mm से तो नहीं ले रहा। So this code again updates everything in the market. जो भी आप लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। Now this code is again non-mandatory for ships who are less than 24, I mean more than 24 meters in length, and इसका aim वही है, safe stowage, cargo securing arrangements for timber deck cargoes enable a safe passage from one place to another. Purpose of this code is specifically practice for safe transportation, methodologies for safe stowage and securing. हर कोड का पर्पस, डिजाइन प्रिंसिपल्स फॉर सिक्योरिंग सिस्टम्स, गाइडेंस फॉर डेवलपिंग प्रोसीजर्स टू बी इंक्लूडेड इन द शिप्स कार्गो सिक्योरिंग मैनुअल। दिस कोड इज प्रिंटेड बाय IMO, isn't it? So उसके अंदर पूरी की पूरी सब गाइडेंस है। सैम्पल चेकलिस्ट फॉर सेफ स्टोरेज एंड सिक्योरिंग। सो दुनिया भर की चेकलिस्ट है, आपके SMS मैनुअल्स में भी चेकलिस्ट देंगे। Company also give you checklist before loading on deck, before loading under deck. So these are the things you have to check, you have to fill up, file and keep it. That you know, I think little bit you must have seen the checklist. कंट्रोल टेस्ट की चेकलिस्ट थी, सब रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई जब इंस्पेक्शन होगी, कोई ऑडिटर आएगा, so they want to see this. अब आप थर्ड ऑफिसर बन के जाने वाले हो, अब आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा। चलो, ये इसके कंटेंट्स हैं बेसिकली। चैप्टर 1 इज जनरल पर्पस एंड चैप्टर 2 इज द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। सो आई विल नॉट गो थ्रू दिस, सो यू कैन very easily go through this. Just see that what all is given there. Part A, operational, loading, preloading operations, stability, load line, visibility. अब आप डेक कार्गो लोड कर रहे हो तो विजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी इसके अंदर दिया, वेरी सिंपल फार्मूला। स्टोरेज, सिक्योरिंग, पोस्ट लोडिंग ऑपरेशंस, वॉयज प्लानिंग, कार्गो सिक्योरिंग मैनुअल, सब आपका ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है। दीज आर द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। फिर अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, विजिबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द टिम्बर कार्गो, सबके स्टोरेज फैक्टर, कौन सी टिम्बर कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकती है, तो ये सारी चीज़ें आपके चैप्टर 3, चैप्टर 4 में फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगी। एंड डिज़ाइन एंड कार्गो सिक्योरिंग अरेंजमेंट्स, इसके अंदर कैलकुलेशन भी है। There are a lot of things which you may not need, but just हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, फिर आप कभी कैप्टन बनोगे तो उसको बैठ के पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ दी हुई। ऑल्टरनेटिव डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, सेफ्टी फैक्टर्स एंड अपराइट्स। अपराइट्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने डिस्टेंस पे होने चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो ये तो थे इसके कंटेंट्स, सो दिस यू कैन गो थ्रू, आई विल सेंड यू दीज नोट्स। अब आ जाता है स्टोरेज एंड सिक्योरिंग ऑफ टिम्बर टेक कार्गोज एज लेड डाउन बाय द कोड ऑफ सेफ प्रैक्टिसेस बाय कैरिंग दिस टिम्बर टेक कार्गोज। तो क्या क्या हमें फॉलो करना है, क्या क्या हम देखेंगे, हाउ डू वी गो। सबसे पहले तो आ जाता है कि यार टिम्बर का मतलब क्या है। Storage and securing timber means sawn wood, lumber, cans, logs, poles, pulpwood and other type of timber in loose और packaged form। कई बारी की जो टिम्बर है पैकेज फॉर्म में भी आती है कि ठीक है उसने उसको स्लीपर्स बना दिए, अच्छे पैकेजेस बना दिए, तो वो भी आप लोड कर सकते हो। व्हाट यू हैव सीन इज दिस इज व्हाट यू कॉल द लॉग्स और द कैंट्स, पोल्स, लम्बर्स। ठीक है, आपने ये पेड़ देखे पूरे के पूरे, दीज आर लाइक द ट्री ट्रंक्स। जो काटते हैं ट्री को नीचे से उठाया और चलो अभी शिप पे है, देन इट कम्स टू द कंट्रीज, वहाँ पे आपकी 100 मशीन है, उसमें इसको काट के अलग अलग शेप में, चाहे आपने उसके बोट्स बनाने हैं। सो दिस इज टिम्बर यूज्ड एवरीवेयर। टिम्बर डेक कार्गो मीन्स कार्गो ऑफ टिम्बर कैरिड ऑन एन अनकवर्ड पार्ट ऑफ अ फ्री बोर्ड और सुपरस्ट्रक्चर डेक। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द टिम्बर डेक कार्गो। टिम्बर लोड लाइन्स आपने देखा होगा, आई थिंक आई डोंट नो वेदर यू स्टडीड द टिम्बर लोड लाइन्स और नॉट। और जनरल लोड लाइन से ये जो लोड लाइन है थोड़ी ऊपर होती है, दैट मीन्स द शिप कैन लोड हायर फ्री बोर्ड, लेसर फ्री बोर्ड, ज़्यादा ड्राफ्ट पे लोड कर सकता है। तो उसका भी अगेन पर्पस है कि इफ आई वांट टू यूज द टिम्बर लोड लाइन्स लाइक दे लुक लाइक दिस। अब ये आपकी समर देखिए, इसके पैरेलल यहाँ पे है समर लोड लाइन, बट टिम्बर समर से लंबर कहते हैं। एल एस मीन्स लंबर समर, लंबर टिम्बर, लंबर ट्रॉपिकल, लंबर विंटर, लंबर फ्रेश, लंबर ट्रॉपिकल फ्रेश। एल इज लंबर और टिम्बर के लिए स्टैंड करता है। तो अभी देखिए, इफ आई एम लोडिंग टिम्बर कार्गो एज पर द टिम्बर कोड, ये नहीं कि हम 2 हैच के ऊपर टिम्बर लोड कर दिए तो हाँ जी आई वांट टू यूज दिस लोड लाइन। अभी ये देखिए समर मीन्स आपका फ्री बोर्ड कम हो गया, ये यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स आई कैन लोड as compared to this summer I can load more। तो ये थोड़ा सा इन लोड लाइंस में फर्क है। तो आप लोड लाइन पढ़ोगे तो ये अपनी जनरल लोड लाइन है, ट्रॉपिकल, समर, फ्रेश, विंटर, विंटर नॉर्थ अटलांटिक, यहाँ पे भी इसका है। तो इसका थोड़ा सा पर्पस वेरी स्लाइटली कि टिम्बर लोड लाइन जो ऐसे दिखती है एंड इसको इसलिए हायर अप दिया जाता है। बेसिकली जनरल प्रिंसिपल इज कि एक तो इसके 3 रीज़न हैं, 3 फोल्ड इफेक्ट्स। क्या क्या रीज़न है? एक तो टिम्बर है और पॉइंट मटेरियल, सो रिजर्व buoyancy इज इंक्रीज्ड बाय कॉम्पैक्ट मास ऑफ पॉइंट मटेरियल अबव फ्री बोर्ड डेक। इफेक्टिव फ्री बोर्ड इज इंक्रीज्ड विद द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द रेंज ऑफ पॉजिटिव स्टेबिलिटी। ये अब जब चीवॉसर के लिए जाओगे तब ये पढ़ोगे आप, रेंज ऑफ स्टेबिलिटी फ्री बोर्ड आपका इंक्रीज हो जाता है बिकॉज आपने डेक पे लोड किया टिम्बर ऊपर तक, तो आपने फ्री बोर्ड आपका बढ़ गया, इससे स्टेबिलिटी पे भी फर्क पड़ता है। एंड आपके जो हैच कवर्स हैं वो आपने डबल प्रोटेक्ट कर दी है। एक तो वैसे ही आपने क्लीट लगाई थी, बैटन डाउन किए, तो ऊपर से इतना लोड डाल दिया, सो देयर इज नो चांसेस ऑफ वाटर गोइंग इनसाइड। इसके लिए कहते हैं ठीक है आप जहाज को थोड़ा ज़्यादा डीपली लोड कर सकते। ओके, सो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब आपकी आ गई स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट। स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, बट ओनली थिंग इज द शिप शुड बी सप्लाइड विद कॉम्प्रिहेंसिव स्टेबिलिटी इंफॉर्मेशन। हर शिप पे होती है, इजंट इट? देखिए कभी स्टेबिलिटी बुकलेट? हाँ, स्टेबिलिटी बुकलेट देखी थी शिप पे चीवॉसर के साथ? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। सो एनीवे अभी तो बहुत लाइफ है। नाउ व्हेन यू गो एज 3rd ऑफिसर बन के जाओगे, you have the chance that time you can see कि हाँ भी stability booklet, because nowadays the stability booklet में there is lot of different information, lot of information is given। उसके अंदर एग्जांपल भी वर्कआउट किए होते हैं। एक कार को इतना लोड करोगे, फुल लोड पे करोगे तो आपकी स्टेबिलिटी कितनी आएगी। तो अभी आप स्टेबिलिटी पढ़ोगे भी कि GM क्या होता है, isn't it? एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, स्टैटिकल स्टेबिलिटी क्या है, डायनामिकल स्टेबिलिटी क्या है। तो इसमें भी है शिप शुड बी सप्लाइड विद द स्टेबिलिटी इंफॉर्मेशन एंड दिस शुड एनेबल द मास्टर टू क्विकली ऑब्टेन एक्यूरेट गाइडेंस एज द स्टेबिलिटी ऑफ द शिप अंडर वेरिंग कंडीशन ऑफ सर्विस। तो ये नहीं है कि मास्टर बोल दिया तो एग्जाम में आप बोलो सर तो कैप्टन साहब देखेंगे मेरे को क्या करना है स्टेबिलिटी देख के। नो, यू शुड ऑल्सो नो दैट व्हाट इज द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया और व्हाट इज स्टेबिलिटी
कैसे कैलकुलेट होती है अभी नहीं, आई थिंक जैसे जैसे आप ये कोर्स पूरा करोगे यू विल बी एबल टू कैलकुलेट। कॉम्प्रिहेंसिव रोलिंग पीरियड, रोलिंग पीरियड से भी आप उसकी स्टेबिलिटी कर सकते हैं, बट ओनली नॉट all type of ships, only for smaller ships. Now ये जो formula है how to calculate the GM with the rolling period, this is only for ships up to 70 meter in length. But थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, आप शिप पे खड़े हो, if you see the rolling period उसको काउंट कीजिए राइट फ्रॉम इफ it goes fully to starboard, फिर जहाज पोर्ट में जाता है, फिर वो मिडशिप आता है तो कितने सेकेंड्स में आ रहा है, so that way you can calculate the आपकी शिप की स्टेबिलिटी। GM कितना, F is a factor, B is the breadth of the ship, T is the rolling period in seconds, इस सब का स्क्वायर। so उससे आपको अप्रॉक्सीमेट GM मिल जाता है, बट दिस इज वैलिड फॉर छोटे शिप्स के लिए, नॉट फॉर बिगर शिप्स, एंड उसके लिए भी थोड़ी सी लिमिटेशन है। बट ऑफ एंड अगर आपको कोई पूछे तो यू शुड नो कि यस रोलिंग पीरियड जो है, यस आई कैन मेक आउट, आई कैन कैलकुलेट द GM बट ओनली विद द लिमिटेशंस। चलो ये भी आपके सिलेबस से बाहर है, बट स्टेबिलिटी ऑल द टाइम शुड बी पॉजिटिव, फॉलोइंग शुड बी अमंग द फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। जब चीफ ऑफिसर कैलकुलेट करेंगे स्टेबिलिटी क्यों आपको ध्यान देना है, अब जब आप डेक कार्गो कैरी कर रहे हो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज वेट ऑफ द टिम्बर डेक कार्गो। अब टिम्बर अगर सूखी है, लकड़ी सूखी है, तो अगर बाहरी स्प्रे पड़ेगा तो पानी ऑब्जर्व करेगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ड्राइड और सीजन टिम्बर, सी स्प्रे में इंक्रीज द वेट and thus influence the stability। अब अगर आपका डेक का वेट ज़्यादा होता गया तो आपका जो GM है वो कम होता जाएगा, तो उससे स्टेबिलिटी में फ़र्क पड़ेगा। तो जब स्टेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो उस चीज़ को भी पहले देखा जाता है कि हाँ यार इसके अंदर इतना पानी आ सकता है, 1/3 ऑफ द वेट में भी इंक्रीज, 30-40 टन ऑफ वेट जो है और इंक्रीज हो सकता है, प्लस नीचे से आप फ्यूल भी कंज्यूम कर रहे हो, आइस एक्रीशन, स्नो, इतना आपका जैसे जैसे ऊपर वेट आता है गया तो आपकी और भी जो स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। वेरिएशन इन कंज्यूमेबल्स, फ्यूल, वाटर, फ्री सरफेस इफेक्ट, अब जैसे जैसे आप फ्यूल कंज्यूम करोगे तो आपका पढ़ा है थोड़ा बहुत फ्री सरफेस इफेक्ट के बारे में, पढ़ा है कि नहीं अभी तक? फ्री सरफेस इफेक्ट क्या होता है टैंक में? खाली जगह जो बच जाती है कार्गो के बाद। No. Free surface effect of liquid in a tank. Yeah, because of the space left out on the top, the ullage, like the space left out after the cargo is loaded. So because of the loading, because of rolling, it can affect the ship. So just sloshing effect होता है slackness. टैंक, या सो अगर आपके टैंक्स जो हैं उसमें पानी है, सपोज उसमें आप इमेजिन जिन्होंने टैंकर पे काम किया है, जस्ट अगर आप देखिए एक टैंक को ऊपर से खोल के, अगर आपका टैंक जो है उसमें थोड़ा पानी 1 मीटर 2 मीटर पानी है, तो जब वो रोल होगा तो क्या होगा, तो सारा का सारा पानी एक तरफ चला जाएगा, इजंट इट? तो सारा जो है इट इज़ लाइक एज गुड एज द वेट शिफ्टिंग टू वन साइड, एंड सिमिलरली फिर दूसरी तरफ रोलिंग होगी, फिर वो पूरा का पूरा पानी जो है इस तरफ चला जाएगा। तो एंटायर इट इज़ लाइक आपका जहाज़ जो है इट इज़ पॉसिबल कि वो लिस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, और उसके साथ लिस्टिंग ही नहीं होती, ये स्टेबिलिटी पे भी फ़र्क करता है। फ्री सरफेस इफेक्ट जो है इट इज़ वेरी डेंजरस, इट कैन रिड्यूस योर स्टेबिलिटी एंड फाइनली इवन द शिप्स हैव गॉन डाउन विद द फ्री सरफेस इफेक्ट। सो एनीवे आप इसको पढ़ोगे, बट यू शुड रिमेंबर इसको थॉरली पढ़ना अपने, फ्री सरफेस इफेक्ट क्या होता है। सो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आई थिंक वेरी गुड एग्जांपल, यहाँ पे एक ऑयल टैंकर आपने देखा कि आप एक ट्रक को ले जा रहे हो, उसके पीछे आपने एक स्क्वायर टैंक रख दिया, उसको पानी से भर दीजिए। अब टैंक जो आपका ट्रक है, वो जो टैंक है उसके अंदर पानी है आधा भरा हुआ, अगर वो टैंकर जो है शार्पली कर्व करेगा वो टैंकर उलट जाएगा, क्योंकि पानी का जो वेट है वो सारा का सारा वेट एक तरफ आ जाएगा। तो इसके लिए उन टैंक्स को डिवीज़न डाल देते हैं बीच में, इसीलिए आपने अगर आपके डबल बॉटम देखे होंगे तो उनके बीच में देखा होगा आपने डिवीज़न रहती है, इजंट इट? सो ये डिवीज़न जो है फ्री सरफेस को कम करने के लिए, नीचे से पानी जा सकता है बट दे शुड बी
सब डिवीजन जिससे हम कहते हैं। आपका टैंक जो आगे से पीछे तक एक नहीं होते हैं, 1 dB 2 dB 3 dB बीच में आपके बल्कहेड्स हैं। एनीवे, वेट ऑफ वाटर ट्रैप्ड इन ब्रोकन स्पेसिस, एक्सेसिव वेट जो है वो आपको स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू सी, the ship has to ensure the bridge visibility is unobstructed, ship is upright, ship has got adequate metacentric height and ship meets the stability criteria जो आपके बुक में है, and wind heeling has been accounted for. So ये तो आपकी stability requirements. Safety precautions, you cease all loading operation if suddenly a list starts developing. Even alongside sometime अगर आपकी stability negative है तो there is a possibility suddenly the ship starts taking a list. बट अगर वैसे है, आपको पता है, यस ड्यू टू सम टाइम कार्गो के साथ लिस्ट हो जाती है। एक तरफ कार्गो ज़्यादा आ गया तो लिस्ट हो जाएगी, एक तरफ बैलास्ट ज़्यादा हो गया तब लिस्ट हो जाएगी। बट अगर आपका बैलास्ट भी इक्वल है, कार्गो भी इक्वल है, फिर लिस्ट होती है, फिर समथिंग इज रॉन्ग।